हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स वर्किंग विद पीपल। ठीक है, तो ड्यू का जो सेक है वर्किंग विद पीपल, उसको पूरा वन शॉट में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियोज और नोट्स, तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सो दैट की दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो इसमें 4 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट है इसमें डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ के बारे में बात करना है, जिसमें कुछ सब टॉपिक्स दी गए हैं। पर्सनल सेल्फ क्या होता है, प्रोफेशनल सेल्फ क्या होता है। बेसिकली आप ये समझो कि वर्किंग विद पीपल है, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीजें ही आपको सिखाने वाली है। कैसे आप लोगों के बीच में जो काम करते हो उसके क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे चीजें होती हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये कोर्स आपका घूमेगा। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप बहुत चीज सीखने वाले हो इसमें। अपार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीजें हेल्पफुल होने वाली हैं, तो इसको अच्छे से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो उसके बाद फिर गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें भी समझ में आएंगी। प्रोफेशनल एथिक्स क्या होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयलिटी, कमिटमेंट, कल्चरल सेंसिटिविटी, कॉम्पिटेंस, ये सब चीजें जो है आप सीखोगे, समझोगे इसमें। सेकेंड यूनिट है इसमें प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग विद पीपल है, तो समझ में आ रहा है कि पीपल के साथ वर्क कैसे करना है, तो उसके रिलेटेड ये कोर्स है। तो उसमें यहाँ पे आपको सेकेंड यूनिट में प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस पढ़ना है, जिसमें कुछ सब टॉपिक्स दी गई हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क, लर्निंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजी, रैपोर्ट बिल्डिंग, इनिशिएटिंग डायलॉग, सस्टेनिंग कम्युनिकेशन, थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स, जैसे चिल्ड्रन के लिए, एडोलेसेंट के लिए, यूथ और एल्डरली लोगों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो इस टाइप के टॉपिक्स इसमें पढ़ने वाले हो आप। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। ठीक है, इस यूनिट में जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना कैसे किया जाता है वो सब के बारे में सीखोगे, जिसमें सब टॉपिक्स दी गई हैं। केस रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स क्या है, कैसे कम्युनिटी प्रोफाइल बनाते हैं, ये सब चीजें जो है हम लोग थर्ड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे जो स्किल्स और टेक्निक्स हैं, जिससे कि आसानी से हम उसका यूज करके हम अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं इस एरिया में। तो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ जोहारी विंडो, ये आपको मेथड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। और लास्ट टॉपिक है मोबाइलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट, नेटवर्किंग, एडवोकेसी और पब्लिक रिलेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ओवरव्यू लग गया होगा इस टॉपिक का। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो वर्किंग विद पीपल इज एन एसेंशियल स्किल इन वेरियस पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स. It involves effectively collaborating, communicating and interacting with others to achieve common goals. तो वर्किंग विद पीपल एक एसेंशियल स्किल है जो कि आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में काफी हेल्प कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स इफेक्टिव कोलाबोरेटिंग, मतलब इस वर्किंग विद पीपल जो है इस स्किल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। कोलाबोरेट कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हो आप, इंटरेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ, जिससे कि आपका जो कॉमन गोल है उसको आप अचीव कर पाओ। ठीक है, whether you are a part of a team, leading a group or engaging with clients, understanding how to work with people is crucial for building positive relationship and fostering productivity. ये मैटर नहीं करता कि आप क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, इंगेज हो उसके साथ, या फिर आप एक ग्रुप को लीड कर रहे हो, या फिर आप किसी ग्रुप में टीम के पार्ट हो, एक टीम मेंबर हो। कोई भी चीज हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे लोगों के साथ काम किया जाता है, हाउ टू वर्क विद पीपल, टीम में कैसे काम करना है, कैसे लोगों के साथ वर्क करना है, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना है जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी काफी इनहेंस हो सके। तो ये जानना बहुत जरूरी है और वही हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर सक्सेसफुल कोलैबोरेशन एंड वर्किंग विद पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करना चाहते हो और लोगों के साथ काम करना चाहते हो, तो आपका कम्युनिकेशन जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, तभी आप उसमें सक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज उसमें सक्सेस नहीं मिल सकता है। एम्पैथी हेल्प्स बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग टीम मेंबर्स। और आपको काफी एम्पैथेटिक भी होना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप आप बना पाओगे और आप एक दूसरे टीम मेंबर्स के, जो भी आपके लोग आसपास में काम कर रहे हैं या फिर टीम में आपके जो लोग, उनको आप समझ पाओगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक शुड फोकस ऑन फाइंडिंग विन विन सोल्यूशंस एंड मेंटेनिंग रिस्पेक्टफुल डायलॉग। कॉन्फ्लिक्ट जो टेक्निक है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक, वो भी आपको समझना चाहिए और आना चाहिए, जिससे कि आप कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका सोल्यूशन क्रिएट कर पाओगे और विन विन सोल्यूशन क्रिएट कर पाओगे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट जो है खत्म हो जाए। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट दो ही बात पे होती है, मतलब कोई एग्री नहीं कर रहा है सामने वाले आपके बात, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मतलब को उसको रिजोल्यूशन करना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, अगर आपको टेक्निक पता है, आपको सही उसका पता है मीडियम, तो आप क्या करोगे, आप उसको ये कर लोगे, हैंडल कर लोगे एंड ऐसा सिचुएशन क्रिएट करोगे, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, जिससे कि दोनों पार्टीज एग्रीज हो जाएंगी और एक आप रेस्पेक्टफुल डायलॉग वहां पे मेंटेन कर पाओगे। तो ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे इसमें।
नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेविगेटिंग इंटरपर्सनल डायनामिक्स एंड मैनेजिंग इमोशंस। और इमोशनल इंटेलिजेंस तो काफी जरूरी है आपके टाइम पे। आपके टाइम पे क्या मतलब कहने का मतलब किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस हमारा जो ह्यूमंस में सबसे जो स्पेशल चीज है वो इमोशंस है। तो इमोशंस हमारे में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करो, कैसे मैनेज करो, तो वो इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि ये डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है, मैनेज करना है, जिससे कि आप एक अच्छा एक कनेक्शन बना पाओ, अच्छा मतलब अच्छे से आप रिलेशनशिप्स बना पाओ और आप अपने वर्क या फिर पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओ। लीडरशिप स्किल्स आर एसेंशियल फॉर गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स टुवर्ड्स शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। और लीडरशिप स्किल्स भी जरूरी है, जिससे कि आप लीड कर पाओगे टीम को, तो आपको दूसरों को गाइड करना होगा, मोटिवेट करना होगा। तो वो कैसे, अगर आपके पास लीडरशिप स्किल्स नहीं होंगी तो आप कैसे दूसरों को मोटिवेट कर पाओगे? तो वो भी स्किल्स होनी जरूरी है अगर आप वर्किंग विद पीपल में इन्वॉल्व, आई मीन लोगों के साथ काम करना चाहते हो तो, या फिर ये स्किल जो है इसमें ये इंक्लूडेड है। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट में पहला टॉपिक है डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। तो डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ इज ए लाइफ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वन सेल्फ टू एनहांस पर्सनल वेलबींग, कैरियर सक्सेस एंड ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। तो सिंपल सी बात है, इजीली समझ में आ गया होगा आपको। जो पर्सनल और प्रोफेशनल सेल्फ है ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। किस चीज का? सेल्फ डिस्कवरी का, ग्रोथ का और इंप्रूवमेंट का। आपको ये ऐसा नहीं कि कोई एक फेज में होगा या फिर बचपन में, फिर एडल्ट में या फिर एल्डर में। ये आपका लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो चलता रहेगा। आप कभी भी किसी भी फेज में अपने आप को डेवलप करते रहते हो और आप सेल्फ डिस्कवरी आपकी होती रहती है। आप अपने बारे में बूढ़े होने तक जानते रहोगे। मतलब ये नहीं कि आप बड़े हो गए हो, आप कॉलेज में आ गए हो तो आपको लग रहा हो कि मैं तो अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बिल्कुल नहीं जानते हो आप धीरे धीरे डे बाय डे हर एक दिन अपने आप को जानते हो। सेल्फ डिस्कवरी इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, तो होते रहता है, ठीक है। एंड उस पर आपको जो है नजर रखनी चाहिए, पैनी नजर रखनी चाहिए, अपने आप को डिस्कवर करते रहना चाहिए। ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट, ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट भी कोई ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद आके ग्रोथ रुक जाए। ग्रोथ भी आपका और इंप्रूवमेंट, ये दोनों चीज लाइफ लॉन्ग जर्नी है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको हैंडल करते हो और आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो सेल्फ डिस्कवरी, ग्रोथ और इंप्रूवमेंट जो है लाइफ लॉन्ग जर्नी है, जिससे कि आप डेवलप करते हो एंड उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव वर्किंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वन सेल्फ टू एनहांस पर्सनल बीइंग। और इस पे ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसमें क्या होता है, आपको अपने आप को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करना है, जिससे कि आप अपने वेलबींग, अपने कैरियर, अपने ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को आप सही कर पाओ और इंप्रूव कर पाओ। बाय फोकसिंग ऑन सेल्फ अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, इंडिविजुअल्स कैन नर्चर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। तो कोई भी इंडिविजुअल्स है अपना पर्सनल या फिर प्रोफेशनल सेल्फ को कैसे इंप्रूव कर सकता है या फिर नर्चर कर सकता है, तो उसको सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करना होगा। अपने आप के रिगार्डिंग सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। स्किल को डेवलप करना होगा बराबर। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आपके अंदर स्किल्स ही नहीं हो, डे बाय डे चीजें नई नई होती जा रही हैं, तो आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। अपने आप में सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। आपको अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड लर्निंग कभी नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूअस आपको लर्न करते रहना है चीजों को। इन सारी चीजों पर अगर आप फोकस करते हो तो आप अपने पर्सनल सेल्फ को भी डेली जो है आप ये कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे, नर्चर कर पाओगे और आप एक सही लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। सेल्फ अवेयरनेस फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो और फाउंडेशन क्या है इसका? सेल्फ अवेयरनेस जो है फाउंडेशन है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर आप खुद सेल्फ ही अवेयर नहीं हो तो फिर आगे की बात ही तो बेकार है। दूसरी बात, गोल सेटिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड मोटिवेशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटकम। और गोल सेटिंग करने से क्या फायदा होगा? गोल सेट करने से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक पाथ भी मिलेगा। हाँ, आपका ये गोल है तो आपको पता है कि आपका ये गोल है, तो फिर आप उसको पाथ भी आपको मिलते चला जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। डिजायर्ड आउटकम आपके मिलते आएंगी और मोटिवेशन भी आपको रहेगा, ठीक है। और आप उसके लिए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो तो वो भी सही रहेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग इज क्रूशियल फॉर स्टेइंग रिलेवेंट एंड अडेप्टिंग टू चेंजेस। और हमेशा लर्न करते इसलिए रहना चाहिए बिकॉज इससे क्या होगा, आप रिलेवेंसी आपके अंदर आएगी। आप जो रिलेवेंट चीजें हैं उस पर स्टिक करोगे एंड चेंजेस को भी आप अडेप्ट करोगे, क्योंकि चेंजेस काफी हो रही है सोसाइटीज में, हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट्स में चेंज हो रही है, तो उसको भी अडेप्ट करने का कैपेबिलिटी रहेगा आप में, अगर आप चीजें जो सीख रहे हो डेली के डेली लर्न कर रहे हो तो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प बैलेंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हेल्प करेगा इसमें आपको? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस बना पाओगे, और ये बहुत जरूरी है आपके टाइम में। खासतौर बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ से कि उसका पर्सनल लाइफ जो है बहुत कम पड़ जा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, काफी बिजी चल रहे हैं ये वो। तो ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? मतलब हम लोग में से भी काफी लोग आप कंप्लेन सुना होगा आपने, कंप्लेन करते हुए कि टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत वर्कलोड हो गया है,
ये हो गया वो हो गया, तो आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, इसलिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है। अदरवाइज 24 घंटे होते हैं, तो उसमें कैसे टाइम मैनेज करना है ये अगर आपके अंदर है या फिर इसको आप सीख लेते हो, तो आपका वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ काफी स्मूथ हो जाएगा एंड आप एक हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रोमोट्स लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब यहाँ पे कि अगर आप कुछ चीजें जो इंगेज हो रहे हो उसमें, तो आपको एक एक्सपीरियंसेस से भी तो लर्निंग मिलती है ना, तो आपको जो लर्निंग मिलती है एक्सपीरियंसेस से उसको भी रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने गलती कर दी और मैं उसको भूल ही गया, उस गलती से सीख लेना है और नेक्स्ट को उसको नहीं दोहराना है। तो इससे क्या होगा, आप कंटिन्यूस इंप्रूव भी करोगे अपने लर्निंग से, अपने मिस्टेक से, और आप एक बेटर लाइफ स्पेंड कर पाओगे। ठीक है, और बेटर तरीके से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल सेल्फ को ग्रो करने में, नर्चर करने में हेल्प मिलेगा। तो ये था इस यूनिट का ओवरऑल व्यू। अब इस यूनिट के अंदर कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसको अब हम लोग और एक्सप्लोर करते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग पर्सनल सेल्फ एंड प्रोफेशनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ क्या होता है? पर्सनल सेल्फ रेफर्स टू इंडिविजुअल सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वैल्यू, बिलीफ, इमोशन एंड ओवरऑल वेलबींग आउटसाइड द प्रोफेशनल लाइफ। किसी भी व्यक्ति का पर्सनल सेल्फ वो होता है कि उसकी क्या आइडेंटिटी है, क्या वैल्यूज है वो रखता, क्या उसके बिलीफ्स हैं, उसकी इमोशंस और उसका ओवरऑल वेलबींग जो है ये डिफाइन करता है उसका पर्सनल सेल्फ। इट इनकम्पासेस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वंस पर्सनल लाइफ। पर्सनल सेल्फ में उसकी पर्सनल लाइफ की भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप्स, हॉबीज, इंटरेस्ट एंड पर्सनल गोल्स। तो ये सारी चीज इंक्लूड है पर्सनल सेल्फ में। अब इसके कुछ की पॉइंटर्स हैं पर्सनल सेल्फ के, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है आइडेंटिटी। पर्सनल सेल्फ इंक्लूड्स द सेंस ऑफ आइडेंटिटी दैट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स such as cultural background, personality traits, values, beliefs. It reflects who we are as unique individual. तो सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिटी, और क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो पर्सनल सेल्फ में ये आइडेंटिटी है ये क्या बताता है। ये बताता है कि आपका क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट आप पोजेस करते हो, क्या आपकी वैल्यूज हैं, क्या बिलीफ्स हैं, और ये सब आपको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है। बिकॉज हर एक लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक का पर्सनैलिटी ट्रेट अलग होता है, हर एक की बिलीफ्स, वैल्यूज, सब चीजें अलग होती हैं। तो यही तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है और रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पर्सनल वैल्यूज। वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट शेप आवर बिहेवियर, डिसीजंस एंड प्रायोरिटीज। वैल्यूज जो होती है एक गाइडिंग प्रिंसिपल होती है जिससे कि हम अपने बिहेवियर को और अपने डिसीजंस को, अपने प्रायोरिटीज को सेट करते हैं, शेप करते हैं। Personal self involves the understanding and aligning with our core values which influence how we live our lives and make choices। और यहाँ पे जो पर्सनल वैल्यूज है ये इसमें आती हैं, पर्सनल सेल्फ में हमारे इन्वॉल्व करती हैं कि कैसे हम अपने कोर वैल्यूज को अलाइन करते हैं और कैसे हम उसको अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी आपकी वैल्यूज हैं, और चॉइसेस बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं अपने पर्सनल वैल्यूज के आधार पर। तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल वेलबींग। Personal self also involves emotional well-being, which refers to your ability to understand, manage, and express emotions in a healthy and balanced way. It encompasses self-care, stress management, resilience, and overall emotional health. तो पर्सनल सेल्फ में इमोशनल वेलबींग भी आता है, जिसमें क्या मतलब है इसका? इमोशनल वेलबींग से ये मतलब है कि कैसे आपकी मतलब कैसे आप अपने मैनेज करते हो स्ट्रेस को, इमोशंस को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो हेल्दी और बैलेंस तरीके से, और सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें इसमें आती है। मतलब ओवरऑल इमोशनल हेल्थ आपका इसमें आता है। तो ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट टोटली मतलब आपको चेंज कर सकता है आपके लाइफ स्टाइल को ये बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी आता है हमारा पर्सनल सेल्फ के अंदर। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शन। तो पर्सनल सेल्फ इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ और रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शन विद फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज। नर्चरिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट एंड सपोर्ट। तो पर्सनल सेल्फ में ये जो रिलेशनशिप और सोशल कनेक्शन आता है, जिसमें कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और अपने कम्युनिटी से, आसपास के लोगों से कैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या हमारा सोशल कनेक्शन है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं इसमें। एंड हमें एक हेल्दी कनेक्शन कैसे बनाना चाहिए, और एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, जिससे कि आप सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका पर्सनल फुलफिलमेंट होगा उससे। ठीक है, तो ये भी आपका पर्सनल वाले में आता है पर्सनल सेल्फ में। फिफ्थ पॉइंट आता है पर्सनल सेल्फ में पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पर्सनल सेल्फ इनकम्पासेस और डिजायर फॉर ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स setting personal goals, pursuing passions and interests, continuing learning and evolving in individuals। पर्सनल सेल्फ में पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ये टॉपिक आता है, जिसमें हम अपने डिजायर्स, ग्रोथ के रिगार्डिंग अपने डिजायर्स को इनकम्पास करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए वर्क करते हैं, सेल्फ एक्चुअलेशन को कैसे अचीव करें उस पर काम करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, पर्सनल गोल्स को, अपने पैशंस को परस्यू करते हैं, अपने इंटरेस्ट को जानते हैं और कंटिन्यूअस लर्न करते हैं और इवॉल्व करते हैं एज ए इंडिविजुअल। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पॉइंट में आती है। और ये सारे पॉइंट्स आपके आते हैं
पर्सनल सेल्फ के अंदर। तो पर्सनल सेल्फ आप समझ गए होंगे कि क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल का। अब आता है प्रोफेशनल सेल्फ। Professional self refers to the identity, skills, competencies, and achievements that are associated with individuals' work or chosen profession. It encompasses related to one's career, professional goals, work-related skills and achievements. अब किसी भी व्यक्ति का जो प्रोफेशनल सेल्फ होता है वो उसकी आइडेंटिटी को रेफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, अचीवमेंट्स। जिस भी कॉम्पिटिशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, फिर जिस भी पैशन को फॉलो कर रहा है, उसमें उसकी क्या स्किल्स है, क्या कॉम्पिटेंसी है और क्या उसका मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे अचीवमेंट्स रहा है, ये सब चीजों को वो शो करता है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी। प्रोफेशनल सेल्फ involves the professional identity and individual develops based on their chosen career path, job role and professional aspiration. It encompasses how see themselves in their professional context. प्रोफेशनल आइडेंटिटी ये होता है कि कौन से कंपनी में आप कौन सा रोल है, आपका क्या जॉब कर रहे हो आप, या फिर कौन सा कैरियर पाथ आपने चुना है, तो उसमें आपका क्या रोल है, क्या आइडेंटिटी है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट है वर्क स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल सेल्फ इंक्लूड्स द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिवली इन वन प्रोफेशन। मतलब किसी भी प्रोफेशन में आप जो चूज किया आपने, उस प्रोफेशन में जो आपकी कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होगा, तो कैसे इफेक्टिवली आप उसमें आप आगे कर रहे हो, तो वो आपकी वर्क स्किल्स में आती है। मतलब जो भी आप प्रोफेशन चूज किए उसमें क्या स्किल्स हैं, क्या आपकी प्रोफिशिएंसी है और क्या नॉलेज है, ये सब उसमें आता है। ठीक है। दिस स्किल्स मे बी टेक्निकल, एनालिटिकल, इंटरपर्सनल और लीडरशिप रिलेटेड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोफेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कैरियर गोल एंड डेवलपमेंट। प्रोफेशनल सेल्फ इन्वॉल्व सेटिंग और परसुइंग गोल्स such as advancing in one profession, acquiring new skills or taking an leadership role. It also involves actively seeking professional development opportunities to enhance expertise and knowledge. तो ये कैरियर गोल एंड डेवलपमेंट वाला सेक्शन है। इसमें आपको ये आता है कि जो भी प्रोफेशनल सेल्फ है उसमें आपका प्रोफेशनल कैरियर का गोल क्या हो सकता है, जैसे कि आगे प्रमोशन पा करके आगे हायर लेवल पे आ जाना, या फिर कोई नई स्किल सीख करके उसमें लीडरशिप गेन कर लेना, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैरियर रिलेटेड प्रोफेशनल गोल्स जो होते हैं ना, जो आप जैसे कि आप समझ गए होंगे, आप जैसे कि किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे आपका कैरियर गोल हो सकता है कि आपको प्रमोशन करके आपको मैनेजर बना दिया जाए, या फिर आप मैनेजर हो तो आपको आगे वाली पोस्ट मिल जाए। तो उसके लिए आप मेहनत करते हो, आप उसके वो छोटा सा गोल, उसके लिए आप मेहनत करते हो, नई स्किल्स एक्वायर करते हो, जो भी चीजें होती हैं उसमें एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपर्टीज वगैरह करते हो, तो वो उसमें आता है वो कैरियर गोल एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में। Next है प्रोफेशनल reputation. Professional self includes the reputation an individual develops within the professional sphere. This reputation is built through their work ethic, competence, reliability and the way they interact with colleagues, client and stakeholders. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल रेपुटेशन जो आप बनाते हो, जैसे कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, और जैसे कि मैं सपोज कर लीजिए कि मैं टीचर ही हूँ मान लो, एंड अब मैं अपने प्रोफेशनल रेपुटेशन कैसे बनाऊंगा। जैसे कि मैं किसी कॉलेज में अगर पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे मैं कैसे अपने कलीग से बात करता हूँ, क्या मेरा इंटरेक्शन कैसे रह पाता है, क्या मेरा बिहेवियर वहां पे है, ठीक है, काम करने का तरीका क्या है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, कैसे किसी भी स्टेक होल्डर से बात कर रहा हूँ या फिर कलीग से बात कर रहा हूँ। तो ये सब मेरा जो बिहेवियर, इंटरेक्शन करने का तरीका और चीजें जो है, ये सब वर्क एथिक, ये सब जो है इसके थ्रू आप प्रोफेशनल रेपुटेशन कमाते हो। आपका ये सब सही है तो आप एक अच्छा रेपुटेशन बनाते हो अपनी वर्क लाइफ में। आपको लोग जानते हैं आपके अच्छाइयों के कारण, ठीक है, या फिर बुराइयों के कारण भी कई लोग जाने जाते हैं। तो वो होता है प्रोफेशनल रेपुटेशन जो कि आप बनाते हो, ठीक है, अपने वर्क एथिक से, अपने कॉम्पिटेंस से, रिलायबिलिटी से और कैसे इंटरेक्ट करते हो उससे। Next है work life integration. Professional self also involves achieving a balance between one's professional life and personal life. It entails managing responsibilities, setting boundaries and ensuring that personal and professional priorities are aligned. काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्क लाइफ को इंटीग्रेट करना, बिकॉज आपका भी पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ भी है, काम भी करना है और पर्सनल लाइफ भी है, तो उसको मेंटेन करना, उसके बीच में जो बैलेंस बनाना है, ये इसके अंदर आता है। और इससे हमें क्या होता है, इससे हमें मैनेज करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, एक बाउंड्री सेट करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो इफेक्ट ना पड़े आपके प्रोफेशनल लाइफ के कारण। तो उसके लिए ये सब चीजें स्किल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर आप सही से मैनेज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो वही, इसलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये कोर्स पढ़ाया क्यों जा रहा है भाई, सिंपल सी बात है कि आजकल के टाइम में जो देखा गया ना कि कितना लोग परेशान रह रहे हैं चीजें हैं, तो अभी के टाइम से ये चीजें सब समझाई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट्स में कि आप भी अपने हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलो, जो भी चीजें सीख रहे हो इसमें उसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में।
It's important to know that personal self and professional self are interconnected and finding a balance between two is crucial for overall well-being and success. क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रोफेशनल इथिक्स, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, कल्चरल सेंसिटिविटी और कॉम्पिटेंस जैसे सब टॉपिक्स इंक्लूड हैं. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. प्रोफेशनल एथिक्स क्या कहता है? जो भी कोई मोरल्स और प्रिंसिपल्स होती हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके कोड और कंडक्ट होता है बिहेवियर का, जो कि आप प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हो. इन द रिलम ऑफ वर्क, प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड सर्टेन एथिकल वैल्यूज एंड डेमोन्स्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बिहेवियर. तो ये जो भी वर्क के आपका जो वर्क का सराउंडिंग है, उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना एथिकल वैल्यूज को मेंटेन करो, आप अपने बिहेवियर को उसके लिए आप अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल हो. और एडिशनली दे आर इनकरेज टू एग्जिबिट लॉयल्टी, कमिटमेंट, कल्चरल सेंसिटिविटी एंड कॉम्पिटेंस इन द इंटरेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड साथ के साथ ही आपको अपने कमिटमेंट्स के कल्चरल सेंसिटिविटी और लॉयल्टी को भी दिखाना होता है, ठीक है, और जिससे कि आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हो और अपने इंटरेक्शंस में भी. तो आप एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है. पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोफेशनल एथिक्स इंटेल्स टेकिंग ओनरशिप ऑफ वंस एक्शंस, डिसीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट राइज फ्रॉम देम. प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस डिलिजेंटली कंसीडरिंग द इंपैक्ट ऑफ द वर्क ऑन क्लाइंट्स, कलीग्स एंड द वाइडर कम्युनिटी. सबसे पहली बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है एंड अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ता है. तो सबसे पहली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है आपको अपने, ठीक है, एक्शंस का, अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है. नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू विलिंगनेस ऑफ प्रोफेशनल्स टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस एंड टू आंसरेबल फॉर द आउटकम्स. अब दूसरा है अकाउंटेबिलिटी के लिए भी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस भी चीज के आपने जो भी काम किया है, जिसकी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और उसके जो भी एक्शंस हैं, उसके जो भी आउटकम्स आएंगे, ठीक है, आपने जो काम किया जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी, अब उस काम करने के बाद उसका कुछ आउटकम तो आएगा ना, तो उस आउटकम के लिए आप आंसरेबल होते हो, उसी को अकाउंटेबिलिटी बुलाता है, ठीक है. हाँ, कि उसका जो भी आउटपुट आने वाला है उसके आंसरेबल आप हो, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी. प्रोफेशनल्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी टू मेंटेन एंड एक्सप्लेन जस्टिफाई द डिसीजंस एंड एक्शंस व्हेन नेसेसरी. कहीं पे भी अगर आप जॉब में या फिर लोगों के साथ काम कर रहे हो, जॉब में बेसिकली, तो वहां पे आप अकाउंटेबल होते हो एंड आपसे कभी भी क्वेश्चन कर दिया जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए या फिर जस्टिफाई करने के लिए कि इससे क्या हुआ नहीं हुआ, एंड आपको वहां पर ट्रांसपेरेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये किया, इसके बदले ये हो रहा है, ये आउटकम आ रहा है, ये रिजल्ट है, इतना ग्रोथ है, ये है, वो है. तो दैट्स द पॉइंट, ठीक है. नेक्स्ट लॉयल्टी. आपको लॉयल होना पड़ेगा. लॉयल्टी इज द प्रोफेशनल एथिक्स बीइंग फेथफुल, ट्रस्टवर्दी एंड कमिटेड टू द इंटरेस्ट्स ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको लॉयल होना पड़ेगा, अपने काम के प्रति फेथफुल होना होगा, ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा और कमिटेड होना पड़ेगा. प्रोफेशनल्स शुड प्रायोरिटाइज द वेल-बीइंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज दे सर्व, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली एंड अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट, ठीक है. और वहां पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ आपको उसके साथ सर्व करना होगा, मेंटेन करना होगा, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है. आपको उसके लिए लॉयल होना पड़ेगा. Commitment encompasses the dedication and persistence professionals exhibit towards their work, client, and professional growth. Professionals are expected to demonstrate a strong work ethic, fulfill obligations, and go the extra mile to deliver high quality results. तो कमिटमेंट में आपको वही होता है कि आप अपने वर्क के रिगार्डिंग काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हो, एंड आप एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक कल्चर को प्रमोट करते हो वहां पे, एंड फुल आपका ये रहता है कि कुछ भी आपको कमिटमेंट इन द सेंस डेडिकेशन इतना होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करके बट हाई क्वालिटी डिलीवर करना है रिजल्ट, जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसा डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको फुलफिल कर रहे हो. नेक्स्ट आता है कल्चरल सेंसिटिविटी. कल्चरल सेंसिटिविटी refers to awareness and understanding of diverse cultural perspectives, values and practice. Professionals should respect and embrace cultural differences, avoiding discriminations, promoting inclusivity in the interactions and decision making process. बहुत खासा ध्यान रखना होता है जो भी प्रोफेशनल लाइफ में ये जो एथिक है आपका कल्चरल सेंसिटिविटी, इसमें कि किसी भी इंडिया में बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है. इंडिया का एग्जांपल ले लो तो काफी डाइवर्स कल्चर है, तो आपको हर एक कल्चर का रिस्पेक्ट करना आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कहीं पे काम कर रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल में और आप किसी का मजाक बना देते हो किसी के कल्चरल एस्पेक्ट्स को लेकर के, तो बिल्कुल इसको अवॉइड करना है. किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और आपको एक मोर सेफर और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है अपने आसपास में. तो ये एक एथिक्स है आपका, ठीक है. नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस इंटेल्स पोसेसिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज इफेक्टिवली. मतलब किसी भी कार्य करने की जो आपकी क्षमता है, जो आपका नॉलेज स्किल्स है, उसमें आपका एक्सपर्टीज है, उसी को कॉम्पिटेंस बोलते हैं. कॉम्पिटेंस, ठीक है.
Professionals are expected to continually develop and update their knowledge, staying abreast of industry trends and best practices to provide high quality services. आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए, और जिससे कि आप अपनी कंपनी के डिमांड्स को फुलफिल कर पाओ, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से जो भी हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ, ठीक है। Adhering to these principles promotes professionalism, trust and integrity in the workplace। और ये सारे प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए, इससे एक सेंस जो बनता है, क्या बनता है, प्रोफेशनलिज्म का सेंस डेवलप होता है, ट्रस्ट का होता है, इंटीग्रिटी का होता है इन द वर्क प्लेस। बाय अपहोल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, कल्चर सेंसिटिविटी एंड कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल्स कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव एंड एथिकल वर्क एनवायरनमेंट। क्लियर है? It is worth noting that specific professionals may have their own code of ethics and guidelines that professionals have followed. This code provide more specific detail, ठीक है। तो हर एक जगह का ये अलग अलग भी हो सकता है, हर एक इंडस्ट्रीज का अलग अलग कोड और एथिक्स हो सकता है, ठीक है। बट ये मेन प्रिंसिपल्स थी, मेजर। आगे बढ़ते हैं। अब है गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। सेटिंग गोल एंड टाइम मैनेजमेंट आर टू एसेंशियल स्किल्स दैट गो हैंड इन हैंड टू हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। जो किसी भी, ये एक स्किल है बेसिकली, गोल सेट करना और टाइम मैनेज करना इज ए स्किल, और ये स्किल जिसके पास है भाई, उसका लाइफ काफी आसान हो जाता है। बिकॉज मैक्सिमम लोगों के पास, हमारे पास ये स्किल नहीं होती है, और खासकर टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हम अपने टाइम को मैनेज ही नहीं करते हैं, और हमारा ऐसा ही टाइम पास होते चला जाता है, ठीक है। और ना कोई गोल होता है। जैसे कि आप ही स्टूडेंट लाइफ में ले लो, बहुत सारे लोग इसमें वीडियो जो देख रहे होंगे, या फिर मैं भी कई लोगों से मिलता हूँ, तो मतलब इस एज में या फिर कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोगों के पास कोई गोल नहीं होता है, ठीक है। वो कहते तो है कि यूपीएससी करना है, बट उनके पास कोई ये नहीं होता है कि वो प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। 3 साल ऐसे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं किया। लोग इंस्टा पे पोस्ट किए जा रहे हैं कि ना मेरे से असाइनमेंट हो रहा है, ना मेरे से घूमा जा रहा है, ना मेरे से पेपर्स दिए जा रहे हैं, बोरिंग हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे पोस्ट्स मैंने देखे हैं, पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग कितने अभी जो है अनअवेयर हैं चीज़ों से, और कितना लैक है उनके स्किल्स में। ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें भी कुछ लोगों को ये होगा कि इससे भी वो सीखेंगे नहीं ढंग से, ठीक है। इसको भी एज ए लेंगे कि वो कितना भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया जाए, अगर आप नहीं उसको सीरियसली लोगे तो फिर आप अपने आप को हैम्पर करोगे। सिंपल सी बात है। कितना ही कोर्स बना दिया जाए, कितना ही कुछ भी बना दिया जाए, अगर आप बच्चा सीरियस नहीं लेगा तो नहीं लेगा। जैसे कि खुद ही मैं आज डिस्कस कर रहा था, मतलब एक पोस्ट था, उस पर मैं देखा कि मतलब बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। तो भाई एजुकेशन सिस्टम तो अभी बदल चुका है ना, एनईपी आया है तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, उसमें काफ़ी इंक्लूसिव और बनाया गया उसको, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ ऐड किया गया है। तो बच्चे को वो भी प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 7 सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, तो उसमें भी लोगों को दिक्कतें हैं, और लोग जो है एनईपी को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब उन्हें क्या फ्री में छोड़ दिया जाए एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और दिन भर आप घूमो तो बहुत अच्छा लगता है उन्हें, और फिर उन्हें जॉब नहीं मिलती तो फिर वो भी ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट को कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो अल्टीमेटली जो लोग अपने रिगार्डिंग फोकस नहीं होते हैं, गोल नहीं होता है उनके पास, ना कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है, कुछ एम्बिशंस नहीं होते हैं, तो ऐसे ही हमेशा लोगों को ब्लेम करते रह जाते हैं। और जो सिंसियर बच्चे समझ जाते हैं इन चीज़ों को, वो अपना खुद स्टैंडर्ड सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, अपना टाइम मैनेज करते हैं, अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग वो बनाते हैं, फुलफिल करते हैं, और एक हैप्पी लाइफ को वो एंजॉय करते हैं और ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। अल्टीमेटली यही कहने का मतलब है कि आपको गोल सेट करना चाहिए, अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो दिन भर पढ़ते रहो या फिर नहीं, आपको एक गोल सेट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। वही तो बताया यहाँ पे कि वर्क और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है, तो ये आना चाहिए, जिससे कि आपको घूमना भी है वो भी करो, एंजॉय भी करना है वो भी करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करो। आपका फ्यूचर जो गोल है उसको भी दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, और उसके रिगार्डिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और बाकी अपना पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करो, कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करो, जो करना है करो। बट एक मैनेजमेंट होना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें होती जा रही हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या होता जा रहा है, कुछ एम्बिशंस ही नहीं है, और कुछ ढंग से ना घूम पा रहे हैं, ना ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना ढंग से एग्जाम दे पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी ज्ञान हो गया आज का, तो फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। गोल सेटिंग में हमें पहला पॉइंट कि स्पेसिफिक गोल्स शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली डिफाइंड। आपके गोल्स जो होने चाहिए स्पेसिफिक होने चाहिए, और क्लियरली आप उसको डिफाइन करो। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। क्या आप एग्जैक्टली अचीव करना चाहते हो, आइदर वो शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। जैसे कि मुझे शॉर्ट टर्म में ये अचीव करना है कि मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स जो है वो जल्दी गेन हो जाए, तो मान लो मैं
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया मेरा। और लॉन्ग टर्म मेरा गोल हो सकता है कि हाँ मुझे एक अच्छा मतलब मैं एक अच्छे पोजीशन पे चाहता हूँ, मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, फिर मैं कुछ अच्छा स्टार्टअप करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बड़ा लॉन्ग टर्म में कुछ सोच सकता हूँ मैं, और उसके स्पेसिफिक सोच सकता हूँ, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ गोल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। Measurable goals. Goals should be measurable, meaning that there should be a way to track progress, determine when the goals are achieved. This can be done by setting milestones or using specific metrics to evaluate success. मेजरेबल गोल्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि मेजर ना हो। अब जैसे कि सब्सक्राइबर वाला मैंने लिया एग्जांपल, तो बिल्कुल मेजरेबल है, मुझे पता चल जाएगा सब्सक्राइबर मेरे रोज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मुझे वो दिख रहा है, तो मेजर कर सकता हूँ मैं उसे। मैं 1 महीने बाद मेजर कर लूंगा, हाँ मेरा कितना सब्सक्राइबर हुआ। तो उसी तरह, या फिर अगर आपका दूसरा कुछ गोल है कि जैसे कि फिटनेस किसी का गोल है, तो वो मेजर कर लगेगा हाँ कि भाई वो फिट दिख रहा है या नहीं पहले से, या फिर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर किसी का गोल है कि मतलब एग्जाम में उसे टॉप करना है, तो वो एग्जाम आएगा तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ वो टॉप किया है या फिर क्या उसका प्रोग्रेस है। या फिर तो मतलब कुछ भी गोल आप बना रहे हो, कुछ भी जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब हवा में तीर मारने वाला गोल, जो वैलिड गोल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, उसको आप मेजर करो, ऐसा हो, मेजरेबल हो, जिससे कि आप ट्रैक कर पाओ और उसको मेजर कर पाओ, ठीक है। तो मेजर करना है। नेक्स्ट है अचीवेबल गोल्स, वही बता रहा था कि रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल। ऐसा नहीं कि अब मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे और मैं ये बोल दूँ कि अगले महीने तो मुझे अंबानी ही बन जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये रियलिस्टिक है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए जो कि मतलब उसको हम अचीव कर पाए। और इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर अवेलेबल रिसोर्स, स्किल्स एंड लिमिटेशंस व्हेन सेटिंग गोल्स टू इंश्योर दे आर विद इन रीच। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे कि अपने आसपास में मुझे ये भी देखना है कि भाई मैं क्या व्यक्ति हूँ, मुझे ये भी तो देखना है कि मैं हूँ क्या, मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मेरे पास क्या स्किल्स हैं, मेरे पास क्या कमियां हैं। इन चीज़ों को मुझे पता होना चाहिए और तभी मैं उसके हिसाब से गोल सेट करूंगा। अब मैं खुद ऐसा गोल सेट कर लूँ, अब जैसे कि मान लो आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और आपको आपने सोच लिया कि भाई मैं तो जोमेटो जैसा एक कंपनी को ऐप बनाऊंगा ऐसा, ठीक है, और 1 महीने के अंदर मैं बना लूंगा, ठीक है। तो आपके पास तो वो स्किल्स है नहीं, आप तो एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको कोडिंग तो आती नहीं है, ठीक है। तो और आपके पास उतना रिसोर्स भी नहीं है कि आप कोई कोर्स लेकर के करोगे, तो फिर वो थोड़ा सा, मतलब मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, पता नहीं ये रिलेवेंट है भी या नहीं, बट कहने का मतलब ये कि आपको अपने स्किल्स को देखना है, रिसोर्सेज को देखना है। आप कोई बंदा बिल्कुल जीरो हो पढ़ने में और वो सेट कर ले कि मैं तो यूपीएससी करूंगा, तो भाई उसके कैलिबर्स में ही नहीं है, वो तो खुद अभी जीरो है, तो कहाँ से यूपीएससी क्रैक कर लेगा, ठीक है। अपने अपने देखो, अपने रिसोर्सेज को, अपने स्किल्स को, अपने लिमिटेशंस को देखो और उसके हिसाब से गोल सेट करो। धीरे धीरे अपने स्किल्स को बढ़ाकर अपने गोल्स को भी और बढ़ाओगे, तो पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को देखो, फिर लॉन्ग टर्म गोल रखो, उससे आपका बहुत अच्छे से अचीव होगा और सही रहेगा। रिलेवेंट गोल्स, गोल्स शुड बी रिलेवेंट टू योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वेदर दे आर अलाइंड विथ योर पर्सनल एस्पिरेशन, प्रोफेशनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स। दिस इंश्योर्स दैट योर एफर्ट्स आर फोकस्ड एंड मीनिंगफुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हम अलग डायरेक्शंस में ही लगाने लगते हैं अपने गोल्स को, अचीव्स को, उसी डायरेक्शन में काम करना चालू करते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होता। अब जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल होगा मान लो कि जॉब लेना, ठीक है, और अगर मैं अभी टिकटॉक बनाने लगूँ या फिर रील बनाने लगूँ, ठीक है, और उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाऊँ, तो फिर वो मेरा अलाइन नहीं हो रहा है ना मेरे लॉन्ग टर्म गोल से, ये शॉर्ट टर्म मेरा गोल अलाइन नहीं हो रहा है। तो आप मतलब ये जस्ट एग्जांपल दें। उसी तरह कुछ भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में आप मत भागो, आपको ऐसे गोल्स बनाने हैं जो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उससे अलाइन होने चाहिए आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, और जो भी हो बट वो रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि आपके पूरे वो अलग ही डायरेक्शन में चला जाए और आपसे पूरा हटके चला जाए, इसमें आपको अलग से एफर्ट डालना पड़े, अलग से चीज़ें करनी पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंड गोल्स, गोल शुड बी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और डेडलाइन। डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन यही है कि हम लोग को यही होता है, लास्ट में काम करने का आदत हो जाता है। तो उसको ठीक करना है तो आपको डेडलाइंस वाला देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को पता ही होगा कॉलेज में क्या होता है, लास्ट असाइनमेंट का डेट होता है उसी दिन लोग करने बैठते हैं असाइनमेंट, या फिर एग्जाम का लास्ट 1-2 दिन का गैप होता है उसी में पढ़ने बैठते हो। तो कहानी वही हो जाती है कि गोल्स अगर कितना भी टाइम दे दो लास्ट में पढ़ना है लोगों को, तो ऐसा बन गया है माइंडसेट। बट इस माइंडसेट को हटाना है एंड अपने टाइम बाउंड रखना है और उस टाइम में हमें काम करके क्लियर करना है, जिससे कि हमारे माइंड में भी एक लगा रहेगा सेटअप की, हाँ टाइमर लगा रहेगा कि हाँ भाई टाइम कम है, करना है, तो उसको आप करेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, टाइम मैनेजमेंट, और बहुत ध्यान से इसको समझना है। पहला पॉइंट है प्रायोरिटाइजेशन। आइडेंटिफाई टास्क बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, प्रायोरिटाइज टास्क बेस्ड ऑन डेडलाइन, सिग्निफिकेंस एंड द इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल गोल। आपको सबसे पहले तो
प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। अपने टास्क को आइडेंटिफाई करो और उसको देखो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है। दिन भर में आप क्या क्या करते हो उसका लिस्ट बनाओ, उसको प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा टास्क आप करते हो दिन भर में, ठीक है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या अर्जेंसी है, उसके हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज करो। डेडलाइन सेट करो, उसके सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट को देखो और लिखो कि क्या जो टास्क करते हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका क्या बेनिफिट है आपके ओवरऑल गोल्स से लेकर के, ठीक है। दूसरा, जैसे कि लोग इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके फ्यूचर पे। अगर वो लिखना चालू करेंगे तो लिखेंगे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट जैसा टाइप का रील देखोगे वैसा दिमाग में आपका बनेगा, एक चलता जाएगा, फीड होते जाएगा, ठीक है, और उससे कोई फ्यूचर है नहीं। आप उतना ही देखो कि जिससे आप इंटरटेन हो पाओ, थोड़ा सा ही देखो, ज्यादा मत देखो। और अगर क्योंकि वो प्रायोरिटाइज उसको आपको करना पड़ेगा हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट प्लानिंग वाली बात आती है, तो दूसरा पॉइंट है प्लानिंग। प्लान योर टाइम इफेक्टिवली बाय ब्रेकिंग डाउन लार्जर टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। आपको जो भी लार्जर टास्क है उसको स्मॉलर टास्क में कन्वर्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है और मैनेजेबल स्टेप्स के थ्रू, ठीक है। क्रिएट अ शेड्यूल टू डू लिस्ट टू एलोकेट टाइम फॉर ईच टास्क एंड इंश्योर दैट यू हैव ए क्लियर रोड मैप फॉर योर डे और ए वीक। आप छोटा छोटा आप एक दिन का एक बना सकते हो रोड मैप, अगले दिन का फिर अगले सुबह उठ के बना सकते हो, या फिर आप एक वीक का प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। जैसा आपको सुटेबल लगे स्टार्ट करो। अगर आप बिल्कुल भी बिगड़े हुए हो, एकदम से कुछ अता पता नहीं है, तो फिर आप डे वाइज प्लान बनाओ कि हाँ आज का दिन मतलब डे बाय डे का करो। थोड़ा आप उसमें आप सही हो जाओगे, आपके अंदर वो डिसिप्लिन आ जाएगा, तो फिर आप वीक का भी प्लान कर लोगे और उसी प्लान के अकॉर्डिंग पूरा वीक निपटाओगे आप। फिर उसके बाद आप मंथली प्लानिंग भी कर सकते हो, बट स्टार्ट करो डे बाय डे से कि आज का क्या टू डू लिस्ट है और कैसे हम करने वाले हैं चीज़ों को, उसके हिसाब से प्लान करो। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। आजकल क्या मतलब क्या ही बताऊँ, प्रोक्रेस्टिनेशन तो भाई सबके साथ यही इशू चल रहा है, तो उसको आपको कम करना है। मैं भी कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता हूँ, तो बट फिर मैं उसको अवॉइड भी करता हूँ। तो उसके लिए आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए होता है, बाहरी मोटिवेशन कोई काम नहीं करता है। आपका गोल जो आपने सेट किया होगा ना, वही आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कि नहीं अभिषेक, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे होगा, क्या जो मैंने गोल सेट किए हैं वो कैसे अचीव करूंगा, मैं कैसे सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूंगा, तब तक मैं कंटेंट नहीं क्रिएट करूंगा। तो ये क्या होगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं नहीं आराम कर रहा हूँ, या फिर मैं इधर उधर रील देख रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे ही चैट्स कर रहा हूँ, तो मैं उसको रोक दूं वहीं पे और वीडियोस बनाऊं, आपके लिए नोट्स बनाऊं। तो ऐसा मैं एग्जांपल दूं। उसी तरह आपको भी कोई जो गोल्स आपने सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से, और आपको ट्राई करना है प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने का, खत्म करने का। ट्राई टू टैकल चैलेंजिंग और लेस अपीलिंग टास्क फर्स्ट, फिर उसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते जाइए मैनेजेबल टास्क में, और फिर आपको धीरे धीरे चीजें हट जाएंगी। बस आपको ट्राई तो करना है, ट्राई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है फोकस एंड कंसंट्रेशन। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट conducive to focus and concentration. Turn off notifications and find a quiet space and use techniques like Pomodoro technique, working short bursts with breaks to maintain focus. Pomodoro technique तो पता ही है आपको, 20-40 20-80 रूल्स होते हैं, बहुत सारे और भी टेक्निक होती हैं, और मतलब ऐसा Pomodoro टेक्निक में होता है। मुझे अभी क्लियर उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, बट मैंने भी कहीं वीडियोस में सुना था इस टेक्निक के बारे में। तो इसमें ये होता है कि बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट टर्म आप 25 मिनट का एक ड्यूरेशन सेट कर लो, 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसा करके होता है। तो वो सब भी अपना सकते हो, जिससे कि अगर आप बिल्कुल बिगड़े हुए हो, मतलब कुछ नहीं पता आता है, फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, तो आपको क्या होगा, पहले तो कंसंट्रेशन में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब दिन भर रील देखते हो, आप स्टार्ट करोगे अपने फोकस करना गोल्स पे, तो भाई थोड़ी ना एक ही दिन में स्टार बन जाओगे, या फिर एक ही दिन में थोड़ी ना पूरा फोकस्ड हो जाओगे। तो फिर उसमें आपको धीरे धीरे करके मिनिमाइज करना डिस्ट्रैक्शंस को, एप्स को बंद करके रखना है, ऐसे फालतू एप्स ज्यादा मत रखो। अभी के टाइम में पता ही है कि हम लोग जो जनरेशन में जी रहे हैं वो काफी ज्यादा सोशल है, तो हमें सोशल मीडिया से कट ऑफ भी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं हम, ठीक है। बट हाँ, हमें अपने टास्क को करना है, तो हम उसको थोड़ा मिनिमाइज तो करना पड़ेगा ना। तो हमें अपने ऐप्स को, अपने जो भी सोशल ऐप्स हैं उसको हम कम, उसके नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हैं कुछ देर के लिए। फोन को क्वाइट मोड में कर दो, या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर लो जब आप पढ़ रहे हो, तो ठीक है। और एक टाइम फिक्स कर लो, सुबह या शाम, या फिर जब भी, कि हाँ ठीक है उसी टाइम में आप इंस्टा खोलोगे, ठीक है, या फिर जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है। किसी के लिए व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, किसी के लिए इंस्टा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है, ठीक है। हर एक लोगों के लिए अलग अलग है, ये भी बात समझने वाली बात है। किसी लोग, क्योंकि कुछ लोग व्हाट्सएप में बना रखे हैं ऐसे कॉन्टेक्ट कि हमेशा मैसेज आते रहते हैं, उसमें ऐसे ग्रुप्स बना रखे हैं, या फिर ऐसा कुछ उनका है। कुछ लोगों का है कि भाई व्हाट्सएप पर तो कुछ आता ही नहीं है मैसेज, तो उनके लिए इंस्टाग्राम है, वहाँ पे ही रील देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। तो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है अलग अलग लोगों के लिए, तो उसको आप ट्राई करो कम करने का। अदरवाइज एडिक्टेड हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, या फिर एडिक्टेड हो चुके हो तो उसको खत्म करना है उस एडिक्शन को। तो स्टार्ट करो, और इसमें आप
धीरे धीरे स्टार्ट करो, धीरे से फिर आप उसको इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है। एक ही बार में कट ऑफ करना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट है डेलीगेशन एंड आउटसोर्सिंग। आइडेंटिफाई टास्क दैट कैन बी डेलीगेटेड और आउटसोर्स टू अदर्स इफ पॉसिबल। डेलीगेटिंग टास्क अलाउज यू टू फ्री अप टाइम फॉर मोर क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अलाउज। तो ये जो पार्ट है डेलीगेशन वाला, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया, क्योंकि हम जो कोर्स पढ़ रहे थे, अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो वर्किंग विद पीपल पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पे बीच में आपको बताने लग गया था ये सब चीजें, जो टाइम मैनेजमेंट वो आपको पर्सनल लेवल पे बताने लग गया था एज ए स्टूडेंट। बट यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया डेलीगेशन वाला। तो मतलब अगर आप किसी लोगों के साथ, अगर आप जॉब में काम कर रहे हो, टीम के साथ काम कर रहे हो, आप कोई लीड कर रहे हो या फिर पोजीशन है आपकी, तो आपको डेलीगेशन वाला आना चाहिए, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। आपको अगर आप पोजीशन में हो तो आपको डेलीगेट करना चाहिए टास्क को। जैसे कि आप कॉलेज की सोसाइटीज में देखते हो कैसे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो लोगों को डेलीगेट कर देते हैं टास्क की। डिजिटल हेड वाला काम जो डिजिटल हेड को दे दिया कि तुम संभालो, कंटेंट हेड वाला कंटेंट हेड को दे दिया, ये वाला हेड ये वाला संभालेगा, और वो हेड्स भी है वो भी काम नहीं करते हैं। वो अब मेंबर्स जो होते हैं उस डिपार्टमेंट में जो मेंबर है, जैसे डिजिटल हेड में जो मेंबर होगा उसको उससे करवाने लगेगा काम, ठीक है, ऐसा होता है। तो डेलीगेशन कर करके आप अपने टाइम बचा सकते हो, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। बी फ्लेक्सिबल एंड विलिंगली टू अडेप्ट योर शेड्यूल और प्लान्स व्हेन अनएक्सपेक्टेड टास्क और प्रायोरिटाइज अराइज। आपको ये होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कैसे आप अपने प्लान्स को ये कर रहे हो, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड प्रायोरिटीज भी आ जाती हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आपके प्लान में चेंज करना पड़ेगा। ऐसी कोई अर्जेंसी आ गई या फिर कुछ ऐसा आ गया तो अपने आप को एडजस्ट करना भी आना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना आपको पड़ेगा। तो by combining effective goal setting, time management technique, individuals can enhance their productivity, work toward their objective, and achieve their better work-life balance. Regularly view and reassess your goals and time management strategy to ensure they remain relevant and effective. बराबर आपको इसको चेक करना है, ऐसा नहीं एक ही बार मैंने बना दिया कुछ रूटीन और कुछ हमने गोल्स मतलब या फिर कुछ हमने बना दिया टेक्निक, यहाँ ऐसे ही शेड्यूलिंग करना है टू डू लिस्ट, तो उसको यानी कि चेक नहीं करना है, बराबर चेक करते रहना है और अपने हिसाब से अपडेट करते रहना है अपने स्ट्रेटजी को, अपने टू डू लिस्ट को, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क प्रैक्टिस। तो प्लानिंग क्या है, क्रूशियल है सक्सेसफुल फील्ड वर्क प्रैक्टिस के लिए। स्ट्रेटेजिक लर्निंग प्लान्स इंश्योर स्ट्रक्चर्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। थीमेटिक मॉडल्स हेल्प एड्रेस स्पेसिफिक नीड्स ऑफ टारगेटेड ग्रुप्स। बिल्डिंग रैपोर्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन एसेंशियल फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड इथिकल कंसिडरेशंस गाइड प्रोफेशनल कंडक्ट इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस। तो हम फील्ड वर्क प्रैक्टिस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम ओवरव्यू दे ही दिए कि प्लानिंग बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो फील्ड वर्क करे या फिर कोई वर्क करो, प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, तो सबको पता है। सक्सेसफुल होने के लिए प्लान तो करना पड़ेगा। दूसरा है स्ट्रेटजी वाइज लर्न करना पड़ेगा चीजों को, और इफेक्टिवली आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने अलग अलग टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें जो है स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। रिपोर्ट बिल्ड करना, कम्युनिकेशन बनाना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयरिंग फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज क्रूशियल स्टेप इन इंश्योरिंग सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव फील्ड वर्क एक्सपीरियंस। फील्ड वर्क में आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, तब ये सक्सेसफुल आप अच्छे से कर पाओगे इफेक्टिवली। These plans and strategies provide a constructed framework for achieving learning objectives, addressing community needs, and maximizing the learning potential of the field work practice. ठीक है, और इस प्लान और स्ट्रेटजी से आपको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे कि आप अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर पाओगे, कम्युनिटी के नीड को एड्रेस कर पाओगे और जो भी लर्निंग पोटेंशियल उसको मैक्सिमाइज कर पाओगे। तो कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। पहला है डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपको अभी जो प्लानिंग है ना, प्रिपरेशन, उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो पहले आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्लियरली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव यू एम टू अचीव थ्रू द फील्ड वर्क। फील्ड वर्क के थ्रू आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो उसको आप पहले आइडेंटिफाई कर लो। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ओवरऑल जो गोल आपका प्रोजेक्ट का है उसके रिलेवेंट होना चाहिए, एंड जो टारगेट पॉपुलेशन इस कम्युनिटी में आप करना चाहते हो वर्क उसके भी रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा है कंडक्ट ए नीड्स असेसमेंट। असेस द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द कम्युनिटी और टारगेट ग्रुप यू विल बी एंगेजिंग इन। जिस भी कम्युनिटी और टारगेट ग्रुप को मतलब जहाँ पे आप एंगेज करने वाले हो, जाकर के विजिट करने वाले हो, वहाँ पर क्या नीड्स हैं क्या कम्युनिटी की, उसको आप एक बार असेस कर लो। दिस कैन इन्वॉल्व कंडक्टिंग इंटरव्यू, सर्वे और ऑब्जर्वेशंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चैलेंजेस, स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स। दूसरा डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। उसके बाद आपने
वेल स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ जिसमें आप एक्टिविटीज, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज सब मेंशन करना अच्छे तरीके से। और फोर्थ है डिजाइन थीमेटिक मॉड्यूल्स, और जो भी आपने असेसमेंट किया उसके बेस पे आप अपना एक मॉड्यूल क्रिएट कर लो जिसमें कि हर एक टॉपिक जो होगा वो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। सिलेक्ट लर्निंग स्ट्रेटजी एंड मेथड्स, चूज मतलब अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज को चूज करना है आपको, अच्छे मेथड्स जो भी अप्रोप्रिएट है उसको चूज करना है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हो, और जो टारगेट ग्रुप है उसको भी वो कंसिडर करते हो। दिस कैन इंक्लूड इंटरैक्टिव डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, केस स्टडीज, रोल प्ले, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। Incorporate reflective practice. Incorporate reflective practice throughout the fieldwork experience. Provide opportunity for students to reflect on their experiences, criticize, analyze their learning, and connect theory with practice. Reflection can be facilitated through journals, group discussions, or regular check-ins with supervisor. Next, monitor and evaluate progress. Regularly monitor and evaluate the work progress or for learning plans. Collect feedback from students, community members, and supervisors to assess the effectiveness of the strategies and make necessary adjustments. और 8th पॉइंट है फोस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी में इंगेजमेंट के लिए भी आपको स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना हो, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, जो भी वहाँ के लोगों के साथ है मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करें, और एक कम्युनिटी एम्पावरमेंट का भी मैसेज दें। इनकॉर्पोरेट एथिकल कंसिडरेशन. Ensure ethical consideration are integrated with the learning plans and strategies. This includes obtaining informed consent, respecting privacy and confidentiality, being mindful and cultural sensitivity and diversity, etc. 10th and last point है promote continuous learning improvement. Encourage ongoing learning improvement through the field of work experience. Foster a cultural feedback, reflection and adaptation to enhance the learning outcomes and address the emerging challenges. Coming to the next point, there is rapport building, initiating dialogues and sustaining communication. So इसमें आपको building rapport, initiating dialogues और sustaining dialogues, ये जो तीनों चीजें उसको पढ़ना है, बिकॉज ये तीनों है एसेंशियल स्किल्स हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी में या फिर फील्ड वर्क में काम करते हो तो ये तीनों जरूरी है। दिस स्किल्स हेल्प एस्टेब्लिश ट्रस्ट, क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शन एंड फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद कम्युनिटी मेंबर। तो इसके कुछ पॉइंट है, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको है रैपोर्ट बिल्डिंग, जिसमें show genuine interest and respect towards community members, approach interactions with open-minded and a non-judgmental attitude. Actively listen to the community members and demonstrate empathy by acknowledging their experiences, feelings and perspective. Use verbal and non-verbal cues such as maintaining eye contact, nodding and smiling to convey attentiveness and understanding. And find common ground and shared interests to create a sense of connection and rapport. And final point है respect cultural norms, practices and traditions to demonstrate cultural sensitivity. तो ये सब मैंने जो पढ़ा ये सब easily understandable है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है initiating dialogues. Approach community members with a friendly and approachable demeanor. Introduce yourself and the purpose of your work in a clear and concise manner. Use open-ended questions to encourage community members to share their experiences, needs and aspirations. This helps foster deeper conversations and enables better understanding of their perspectives. Create a safe, inclusive environment where community members feel comfortable expressing their thoughts and concerns. Be patient and allow for silences or pauses as some individuals may need time to reflect or gather their thoughts before responding. बहुत इंपॉर्टेंट वाला लाइन है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी को आप मान लीजिए आप कहीं कम्युनिटी फील्ड वर्क में जा रहे हो, अप्रोच कर मतलब वहाँ पे फील्ड वर्क करने आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे इनिशिएट करोगे डायलॉग, उसी का बता रहा था सेकेंड पॉइंट। तो आपको सिंपली अप्रोच करना है कम्युनिटी मेंबर्स में, और अपने आप किस चीज़ के लिए आए हो, कौन सा फील्ड वर्क करना है उसके बारे में आप बताओ, इंट्रोडक्शन दो अपना और अपने काम को बताओ, थोड़ा सा कंसाइज मैनर बताओ, ये नहीं कि समझ में नहीं आए उन लोगों को। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन करो जिससे कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और आपको बताएं चीज़ें। एक सेफ और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे लोगों को ऐसा न लगे कि आप उनसे पूछ के कुछ मतलब आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ऐसा न लगे कि वो उसमें सेफ फील ना करे। मतलब ऐसा मोमेंट बनाओ, ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ जिससे कि कंफर्टेबल वो आपको सब बता सके, चीज़ें आपने एक्सप्रेस कर सके थॉट्स को। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अलाउ फॉर साइलेंसेज और पॉज। कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल्स को टाइम चाहिए होता है, वो ऐसे ही सामने से नहीं बोल देंगे सारी चीज़ें, वो टाइम लेंगे, उनको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, रिस्पॉन्स देने में समय लगता है। तो उस पॉजेज को, साइलेंसेज को आप अलाउ करें तो सही रहेगा। नेक्स्ट है सस्टेनिंग कम्युनिकेशन. प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग by giving full attention to speaker, maintaining eye contact and avoiding distractions. Use verbal and non-verbal cues to show understanding engagement such as nodding, summarizing key points and asking clarification questions. Be mindful of your communication style and adapt it to the cultural context and preferences of the community members.
Use clear and concise language, avoiding jargon or technical terms that may be unfamiliar to the community. Be responsive and prompt in your communication, acknowledging and addressing community members' questions or concerns in a timely manner. तो ये सारी चीजें कम्युनिकेशन को सस्टेन करने के लिए, कैसे कम्युनिकेशन चलता रहे, तो ये अब इजी पॉइंट से समझ में आ गया होगा आप लोगों को. फोर्थ है बिल्डिंग ट्रस्ट. Consistently demonstrate honesty, integrity and reliability in your interaction with community members. आपको हमेशा जो भी बात करते टाइम में अच्छाई, ईमानदारी सब दिखाना है, अपना रिलायबिलिटी दिखाना है. Maintain confidently and respect the privacy of individuals or sensitive information shared during conversations. Follow through the commitments and promises made to the community members and building trust through consistent actions. आप जैसे किसी कम्युनिटी में जा रहे हो किसी काम के लिए, वहाँ पे आप किसी कोई प्रॉमिस कर रहे हो तो आप उस प्रॉमिस को निभाते हो, तो फिर वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है. ठीक है, तो वही बताया गया कि अपने एक्शन से अपने ट्रस्ट को बिल्ड करो. Engage in collaborative decision making process involving community members in the planning and implementation of activities whenever possible. Fifth है cultural sensitivity. Recognize and respect the cultural diversity within the community. Be mindful of cultural practices, beliefs, customs, adapting your communication approach accordingly. Seek to learn about the community's cultural values and traditions, showing respect for their heritage and knowledge. Avoid making assumptions or judgments based on cultural differences. Instead, approach differences with curiosity and willingness to understand and learn. बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक डाइवर्स कंट्री है तो हमें कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना चाहिए. हर एक का डिफरेंट कल्चर होता है, उसको रिस्पेक्ट करना हमें बिल्कुल बहुत जरूरी है. हर एक की अलग अलग बिलीफ होती है तो उसको भी हमें समझना चाहिए एंड रिस्पेक्ट देना चाहिए. और किसी भी कल्चर के खिलाफ हमें जजमेंट्स नहीं बनाना चाहिए, अपने माइंड में एजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए. और अगर हमें पूछना ही है कि हाँ ऐसा क्यों है, अगर हमें कुछ वियर्ड सा लग रहा है या फिर हमें जानना है कि भाई ये क्यों है ऐसा कल्चर, ऐसे मतलब कुछ अगर आपको जानना है कि इच्छा है कि ठीक है ऐसा है, तो आप एज ए क्यूरियोसिटी आस्क करो कि हाँ ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है. ऐसे मैनर में मत आस्क करो कि हाँ ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपका कल्चर खराब है, ये तो ऐसा है वैसा है. ऐसा नहीं रिएक्ट करना है, आपको क्यूरियोसिटी के फॉर्म में पूछना है, जानना है और तब उसे समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स टू टारगेट पॉपुलेशन, चिल्ड्रन, एडोलसेंट, यूथ और एल्डरली. अलग अलग टारगेट मतलब है ये, अलग अलग पॉपुलेशन के अलग अलग टारगेट के अकॉर्डिंग थीमेटिक मॉड्यूल्स है. तो पहला चिल्ड्रन के लिए थीमेटिक मॉड्यूल्स में आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. तो चिल्ड्रंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करा सकते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में इंगेज करा सकते हैं, ऐसी रीडिंग, राइटिंग और बेसिक मैथ्स वाले स्किल्स में. ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन में हम पर्सनल हाइजीन पे, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हेल्दी हैबिट्स पे हम बात कर सकते हैं. क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स में एक्सप्लोरिंग डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, इमेजिनेटिव प्ले, इस तरह का करा सकते हैं. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में लर्निंग अबाउट द नेचर, सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्वेशन थ्रू द हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. तो ये सारी चीज़ें जो हम बच्चों के लिए हम करा सकते हैं. ठीक है, एडोलेसेंट के लिए क्या, उसके लिए हम करा सकते हैं लाइफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट सेशंस, जिसमें मतलब मॉड्यूल्स फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग. हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बता सकते हैं, फिजिकल मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग टॉपिक्स लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन. नेक्स्ट है कैरियर एक्सप्लोरेशन, बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. मॉडल्स गाइडिंग एडोलेसेंट्स इन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट कैरियर ऑप्शन, डेवलपिंग जॉब रेडीनेस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क. सिविक इंगेजमेंट एंड सोशल जस्टिस के बारे में बता सकते हैं, प्रमोटिंग द अवेयरनेस ऑफ सोशल इशूज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड एडवोकेसी फॉर पॉजिटिव चेंज. एंड नेक्स्ट डिजिटल लिटरेसी और मीडिया लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, यूथ्स को हम क्या बता सकते हैं, जो यूथ हैं थोड़े, आप ये एडोलेसेंट्स और यूथ में तो आपको फर्क समझ में आता ही होगा. एडोलेसेंट क्या होता है, 14 से लेके 18 तक के एज को एडोलेसेंट बोलते हैं, जहाँ पे प्यूबर्टी वाला एज होता है, और उसके बाद वाले को यूथ बोलते हैं, एबव 18 जो यूथ है. ठीक है, तो यूथ के लिए हम लीडरशिप, टीम वर्क बता सकते हैं, और जिससे कि उनकी लीडरशिप स्किल्स, बिल्डिंग कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, मॉड्यूल्स ऑन बजटिंग, सेविंग, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल प्लानिंग. पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, कैरियर प्लानिंग, रिज्यूम राइटिंग, जॉब स्किल्स, ये सब. ठीक है, कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिंग के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबल सिटीजन करो. ठीक है, एल्डर लोगों के लिए क्या हम बना सकते हैं, उसके लिए हम हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में बता सकते हैं, एक्टिविटीज प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इंक्लूडिंग एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेमोरी इन्हांसमेंट और न्यूट्रिशन के बारे में. लाइफ ट्रांजिशंस और एजिंग ग्रेसफुली. ठीक है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, कोपिंग विद चेंज, मेंटेनिंग सोशल कनेक्शंस, फाइंडिंग पर्पस. टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्किल्स सिखा सकते हैं ऑनलाइन जमाने में. ठीक है, इंटर जनरेशनल एक्टिविटीज मॉड्यूल्स encouraging interaction between the elderly and other generations to bridge the gap and promote mutual understanding. Legacy and reminiscence activities involving storytelling, preserving personal
हिस्ट्री, पैसन डाउन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस टू यंगर जनरेशन, ठीक है, पासिंग डाउन। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक अब डॉक्यूमेंट इन फील्ड वर्क, डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। तो इस वाले यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्या होता है, फील्ड वर्क में डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं। तो इसके कुछ की पॉइंट्स पहले देख लेते हैं हम लोग कि डॉक्यूमेंटेशन इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ फील्ड वर्क प्रैक्टिस, प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ इंटरवेंशंस, प्रोग्रेस एंड आउटकम्स। Ethical considerations including confidently and informed consent must be prioritized when documenting sensitive information. बहुत जरूरी है कि आप जो भी मतलब जो भी कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसको कंसेंट के थ्रू लो और प्रायोरिटाइज करो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी का। इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। अगर आपको एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसमें भाई सही राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि सही राइटिंग इन द सेंस मतलब जो भी लिख रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट कर रहा है उन चीज़ों को वो सही तरीके से क्लियरली करे, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग हो, adhere to the ethical and legal guidelines. Reflective documentation enables critical analysis and facilitates continuous learning and improvement. Record keeping and organization system ensure the accessibility and security of documentation. Documentation serves as a means of communication and collaboration between the fieldwork team and other professionals. तो ओवरऑल समझ में आ गया डॉक्यूमेंटेशन का। अब इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो हमें सब टॉपिक्स पढ़नी थी उसको देखते हैं। तो पहला है केस रिकॉर्ड। तो केस रिकॉर्ड क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन का इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस में। दे कंसिस्ट ऑफ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल और अ क्लाइंट्स केस इंक्लूडिंग रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, असेसमेंट, इंटरवेंशन, प्रोग्रेस, आउटकम्स। ठीक है, तो केस रिकॉर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल्स का या फिर क्लाइंट के केस का उसके रिलेवेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को देना, असेसमेंट्स, उसके इंटरवेंशंस, प्रोग्रेस, आउटकम सारा उसमें होता है। केस रिकॉर्ड सर्व एज ए वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर प्रैक्टिशनर्स इनेबलिंग देम टू ट्रैक एंड इवेल्युएट द क्लाइंट जर्नी, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स। पहला कि पर्पस क्या होता है केस रिकॉर्ड्स का। तो केस रिकॉर्ड सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट्स केस। किसी भी क्लाइंट्स केस का एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी होता है जिसमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, लिखी होती हैं, सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। दे प्रोवाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट्स बैकग्राउंड, असेसमेंट रिजल्ट्स, इंटरवेंशन, प्रोग्रेस एंड आउटकम्स। नेक्स्ट है केस रिकॉर्ड्स फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स, सुपरवाइजर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड इन क्लाइंट्स केयर। They ensure continuity of care by providing a reference point for future intervention and assessments. Contents of case records. अब केस रिकॉर्ड्स में क्या क्या कंटेंट होती हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, जैसे क्लाइंट की पर्सनल डिटेल जैसे नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और रिलेवेंट डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। फिर आता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट बैकग्राउंड डिटेल्स अबाउट क्लाइंट हिस्ट्री, फैमिली डायनामिक, कल्चरल कंसिडरेशन और एनी अदर रिलेवेंट कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स। नेक्स्ट होता है असेसमेंट एंड इवेल्यूएशंस डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि इवेल्यूएशन रिजल्ट्स, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट टेस्ट स्कोर्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट होता है इंटरवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्लान, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और द इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेड ट्रीटमेंट प्लान एंड क्लाइंट्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट होता है प्रोग्रेस नोट्स, रेगुलरली अपडेटेड नोट्स डॉक्यूमेंटिंग द क्लाइंट्स प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स, चैलेंजेस एंड एनी चेंजेस इन द इन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, documentation of interaction and consultations with other professionals, community members or stakeholders involved in the client's care। तो ये सारी चीजें होती है केस रिकॉर्ड्स। इथिकल कंसिडरेशंस क्या होते हैं, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी व्हेन डॉक्यूमेंटिंग सेंसिटिव क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। किसी का भी अगर आप बना रहे हो केस रिकॉर्ड तो आपको अपने एथिक्स को ध्यान में रखना है, उसके प्राइवेसी को ध्यान में रखना है और जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको ढंग से इंश्योर करना है कि वो सेफ सही रहे। adhere to the ethical guidelines and legal requirements for data protection and consent, maintain security and accessibility of case records to authorized individuals only, obtain informed consent from client for the collection and use of the information in case records। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो बहुत जरूरी है कि जो केस रिकॉर्ड बना रहे हो आप तो वो ऑब्वियसली बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, कोई पर्सनल बायसनेस और एजम्पशंस नहीं लेके चलना है, जो फैक्ट्स हो, जो डेटा हो उसी के आधार पर चलना है, उसी को लिखना है। क्लियर कंसाइज प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। Record observation, assessment, intervention in timely manner to ensure accuracy and relevance.
Fifth point है organization and storage. Establish an organized system for storing and managing case record, ensuring easy retrieval for confidentiality. Follow data protection protocol and maintain security of case record. Regularly update case records to reflect the most recent information and progress. And lastly, review and analysis. Review and analysis case records to assess the effectiveness of interventions, identify areas for improvement, and inform future decision making. Use case records as a tool for reflection and learning. Allow practitioners to critically analyze their own practice and make their informed judgments. ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स. ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स में हम देखेंगे कि कैसे मतलब ये जो केस रिकॉर्ड्स ये अलग होता है. ग्रुप वर्क रिकॉर्ड्स आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस व्हेन वर्किंग विद ग्रुप्स और कम्युनिटीज. दिस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ग्रुप डायनामिक एक्टिविटीज, प्रोग्रेस एंड आउटकम्स, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव प्लानिंग, इवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन. उसमें किसी पर्सनल क्लाइंट का होता था, इसमें ग्रुप किसी कम्युनिटी का हो सकता है. ठीक है, किसी भी ग्रुप का कम्युनिटी का हम लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं. पर्पस ऑफ ग्रुप रिकॉर्ड्स में क्या होता है? ग्रुप रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स द एक्टिविटीज, प्रोग्रेस एंड आउटकम ऑफ ग्रुप इंटरवेंशन और प्रोग्राम्स. They provide a historical record of the group development, dynamic and achievement. Group work record help track individual and collective progress toward the group's goals. They support evaluation and assessment of effectiveness of the group interventions. Content में क्या होता है? ग्रुप की इंफॉर्मेशन होती है, क्या किस चीज़ का ग्रुप है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, क्या चीज़ें. अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या एंगेजमेंट रहा, ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या क्या हुई, प्रोग्रेस एंड आउटकम्स क्या है, डायनामिक्स क्या क्या है ग्रुप्स की, क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न्स दिखा रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन है, इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, ये सब. फिर एथिकल कंसिडरेशन तो वही सब है. एक्यूरेसी एंड एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी तो आप लोग समझ ही रहे हो. रिफ्लेक्शन एवोल्यूशन भी समझ रहे हो. कल्चर सेंसिटिविटी भी समझ ही रहे हो, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे बढ़ाऊंगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है. नेक्स्ट टॉपिक है community profile. Community profile is a comprehensive document that provide an overview of a particular community. Community profile क्या होता है? comprehensive document होता है जो कि किसी particular community के बारे में एक overall बताता है. उसका एक प्रोफाइल होता है जिसमें उसके बारे में आप जान सकते हो. It is aims to capture essential information about the community's demographics, social economic characteristic, culture, infrastructure, resource, challenges and strengths. Creating a community profile is valuable for researcher, practitioner and organizations working with the community as it helps them understand the community's unique context. तो इसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें लोकेशन, साइज, सराउंडिंग बताया जाता है. डेमोग्राफिक्स में पॉपुलेशन डाइवर्सिटी ये सब बताया जाएगा. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बताएंगे. कम्युनिटी एसेट्स एंड रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्स, कल्चरल एसेट्स, सोशल इम्पैक्ट कम्युनिटी के बारे में बताएंगे. चैलेंजेस एंड इश्यूज में सोशल चैलेंजेस, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और हेल्थ कंसर्न्स के बारे में बताया जाएगा. स्टेक होल्डर एनालिसिस में ये पता किया जाएगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं इस चीज़ों में, और चीज़ें पार्टनरशिप्स क्या है, नहीं है, क्या एंगेजमेंट है, ये सब. अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, क्या हाईलाइट्स हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, वो सब देखेंगे. तो ये सब होता है. Remember to use reliable sources such as government data, census report, community survey, interview with community members to gather accurate information for the community profile. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट यूनिट आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स. देखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स इन रियल वर्ल्ड सेटिंग इज ए क्रूशियल स्टेप इन डेवलपिंग कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन फील्ड वर्क प्रैक्टिस. Ethical considerations and adherence to professional standards should give all interventions and interactions. Reflection and self-evaluations plays a significant role in identifying areas for improvement and promoting personal growth. Supervision and support from experienced professionals are valuable resources for learning and development of field work practice. तो अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ जोहारी विंडो. तो देखते हैं, जोहारी विंडो जो है एक साइकोलॉजिकल टूल है जिससे कि इंडिविजुअल्स को सेल्फ अवेयरनेस और डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में अंडरस्टैंड मतलब समझाया जाता है. इट वॉज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंघम इन 1955, हेंस नेम्ड जोहारी. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंघम, तो इन दोनों का नेम जो है कंबाइन करोगे तो जोसेफ में से जो ले लिया गया और हैरी में से हरी ले लिया गया तो जोहारी हो गया. ठीक है, तो इसलिए ये जोहारी विंडो सिस्टम है. द जोहारी विंडो कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट, और विंडो इसलिए लिया गया बिकॉज ये 4 क्वाड्रेंट में ये बना हुआ है.
तो जिसमें 4 क्वाड्रेंट ग्रिड बना हुआ है रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन नोन टू वन सेल्फ एंड अदर, ईच क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट ए डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस। तो उस सारे क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे, जैसे कि 4 बॉक्स बना लो, आप समझ लो, और चारों जो बॉक्स है उसके फीचर्स को समझो और कैसे ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को सेल्फ अवेयर होने में। पहला है ओपन और अरीना। दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन नोन टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड अदर। इट इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक, फीलिंग, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस दैट आर ओपनली शेयर्ड एंड अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन्वॉल्व्ड। In this quadrant, there is a high level of trust, open communication and transparency, creating a positive and healthy interpersonal dynamic. इस वाले क्वाड्रेंट में वैसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो इंडिविजुअल्स और भी लोगों को मतलब विजिबल होते हैं, जैसे कि फीलिंग्स और बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस, ये सब ओपनली शेयर्ड होते हैं जो कोई भी समझ सकता है। और इसमें हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और पॉजिटिव इंटरपर्सनल डायनामिक्स होती हैं, वो इसमें होती है। ओपन इसलिए समझ में नहीं आ रहा है आपको, ओपन और एरिना इसका नाम है। नेक्स्ट है हिडन और फैकेट। द हिडन क्वाड्रेंट contain information known to individuals but not shared with others. It represents personal thoughts, feelings, experiences, aspects of one's identity that are deliberately kept private withheld from others. These hidden aspects may include personal fears, insecurity, vulnerability, or private information that individuals may not feel comfortable sharing openly. तो हिडन वाले क्वाड्रेंट में ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स खुद के पास रखता है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं करता है, जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स हो सकती हैं ऐसी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ हिडन फियर्स हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज हो सकती है, वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, या फिर ऐसे प्राइवेट इन्फो हो सकते हैं जो कि बंदा शेयर नहीं करना चाहता हो, कंफर्टेबल नहीं फील करता है दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है इस वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। The blind spot quadrant represent information about oneself that is known to others but not recognized by individual. These are often behavioral patterns, a strength, weakness or perceptions that others observe but the individual is unaware of. बहुत जरूरी है ये बात समझिएगा। ये ब्लाइंड स्पॉट जो है ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा आपके साथ रह रहा है तो भाई आपको देखते देखते वो समझ जाएगा आपके अंदर क्या कमी है, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपका ये क्या है नहीं है, और वो सामने वाला को पता होगा, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो वैसे इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता है बट आपके सामने वाले को पता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, फीडबैक एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अदर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द ब्लाइंड स्पॉट्स एंड इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस. Constructive feedback can help individuals gain insightful into their blind spots and areas of personal work. ठीक है, और इसका ये सोल्यूशन है कि आप फीडबैक लेते रहो अपने दोस्तों से और वो बताते चलेंगे आपको। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूरी है जिससे कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है द अननोन और द अननोन सेल्फ। अननोन क्वाड्रेंट कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज नाइदर नोन टू द इंडिविजुअल नॉर अदर्स। अब एक ऐसा भी इन्फॉर्मेशन होता है ना आपको पता होगा और ना आपके सामने वाला जो आपके साथ रह रहा है उसको पता होगा। दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनैलिटी, स्किल्स और पोटेंशियल दैट हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड और एक्सप्लोर्ड। अब ये ऐसी पर्सनैलिटी या फिर ऐसी स्किल हो सकती है जो कि अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुई है, तो पता कैसे चलेगा। द अननोन सेल्फ रिप्रेजेंट्स अनटैप्ड एबिलिटीज, हिडन टैलेंट और अनडिस्कवर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी. इट कैन बी रिवील्ड थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, न्यू एक्सपीरियंसेस और फीडबैक फ्रॉम अदर्स. और ये तब आपकी जो हिडन टैलेंट्स हैं कुछ या फिर कुछ ऐसा चीज जो अभी तक डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है, तो ये सब कैसे रिवील होगा जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को नजरों से खुद को देखोगे, या फिर आपके साथ कुछ नया एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर कुछ नया आपके साथ होगा, कहीं नए लोगों से मिलोगे, कहीं कुछ ऐसा होगा तो आपको समझ में आएगा, कुछ ऐसा घटना होगा आपके साथ, फिर आपके कुछ हिडन टैलेंट समझ में आएंगे. ठीक है, The goal of Johari window is to increase the open area which represents the self-awareness, trust and effective interpersonal communication through self-disclosure, active listening, giving feedback and self-reflection. Individuals can expand their open area and reduce their blind spot and hidden areas. ठीक है, मकसद ये है कि इससे आप अपने ओपन एरिया को इंक्रीज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ अवेयर बनाओ, ट्रस्ट इफेक्टिव बनाओ अपने आप को, सेल्फ अपने आप को डिस्क्लोजर करो, एक्टिव लिसनिंग करो, फीडबैक और लेना सीखो, फीडबैक देना भी सीखो. सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा. और इसका मेन मकसद है कि अपने ओपन एरिया को बढ़ाओ और अपने ब्लाइंड स्पॉट को और हिडन एरिया को रिमूव करो. इट इज द इंपॉर्टेंट टू नो दैट जोहारी विंडो इज ए कंसेप्चुअल मॉडल दैट शुड बी यूज्ड एज ए टूल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज ए पॉपुलर फ्रेमवर्क यूज्ड इन बिजनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट टू एसेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब इसी को एनालिसिस कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। ये बेसिकली बिजनेस वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ में क्या होता है। स्ट्रेंथ रेफर टू इंटरनल फैक्टर्स और क्वालिटीज दैट गिव एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और एज ओवर अदर्स। स्ट्रेंथ होता है मतलब किसी भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा तो इंटरनल फैक्टर होता है, ऐसी क्वालिटी तो होती है जो कि वो दूसरे से मतलब वो आगे निकलने में हेल्प करती है, आपको एक एज देती है वो, ठीक है। तो आपको अपने यूनिक टैलेंट को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को आप आइडेंटिफाई करो और उसको आप कन्वर्ट करो अपनी सक्सेस में। कंसिडर स्ट्रेंथ दैट एस्पेक्ट्स यू टू योर गोल्स, इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। Example of strength could be including expertise in particular subject, strong communication skills, a robust network, innovative thinking और financial stability। अब किसी किसी का मतलब हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। किसी के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो उसका स्ट्रेंथ है, या फिर मेरे पास अगर अच्छा सब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अच्छा नॉलेज है मेरा तो वो मेरा स्ट्रेंथ हो गया, या फिर मेरा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है तो वो भी मेरा स्ट्रेंथ हो गया, या फिर मैं बहुत फाइनेंशियल स्टेबल हूँ, मेरा स्ट्रेंथ हो गया वो, या फिर मैं बहुत ज़्यादा थिंकिंग जो है इनोवेटिव तरीके से करता हूँ तो वो मेरा स्ट्रेंथ हो गया। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। वीकनेस क्या होता है? लिमिटेशंस होता है जो कि आपके ग्रोथ में हिंडर करता है, ठीक है। अब कोई भी इंटरनल फैक्टर जो आपके ग्रोथ में हिंडर करे, रुकावट डाले, आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डाले औरों की अपेक्षा, तो आपका वो वीकनेस है। जैसे कि अब अगर मुझे बोलना नहीं आता होगा और तो मैं अब जैसे कि एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर मुझे कॉलेज में, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे नहीं बोलना आता है और मैंने ठान रखा है अपना गोल कि भाई मुझे तो ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों से बात ही करना, और मुझे बात ही करना नहीं आता है, तो फिर तो वहाँ पीछे रह जाऊंगा मैं। तो मतलब मेरा वीकनेस हो गया वो, लैक ऑफ स्किल्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है, लैक ऑफ रिसोर्स, बहुत कुछ भी हो सकता है। वीकनेस से कुछ भी हो सकता है जो आपके गोल्स को, उसकी रुकावट बने, उसमें बाधा बने आपके लाइफ में, वो हिंडर करने में, आपके प्रोग्रेस में, तो वो वीकनेस होता है आपका, ठीक है। जैसे कि लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल, कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि आप बेनिफिट हो सकते हो, अपने ग्रोथ को आगे फेवरेबल बना सकते हो। जैसे लुक फॉर ट्रेंड्स, चेंजेस और इमर्जिंग मार्केट्स दैट यू कैपिटलाइज ऑन, आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट और इंडस्ट्री दैट यू कैन लिवरेज, कंसिडर कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और एडवांसमेंट दैट यू कैन ओपन डोर्स टू यू, ठीक है। तो ये सब जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हो गए इसके अपॉर्चुनिटीज के, मार्केट डिमांड में, इंडस्ट्रीज में, कंज्यूमर प्रेफरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स और चैलेंजेस दैट कैन पोटेंशियली हार्म योर प्रोग्रेस। वीकनेस क्या था? इंटरनल फैक्टर था जो कि आपको हिंडर करता है, आपकी ग्रोथ को, ग्रोथ में रुकावट देता है। और थ्रेट क्या होता है? बाहरी फैक्टर होता है जो आपकी ग्रोथ को, आपके प्रोग्रेस को रुकावट दे सकता है। तो उसके लिए अभी आपको मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन, इकोनॉमिक फैक्टर सब देखना पड़ेगा और आपको देखना होगा क्या चीज़ें बाहर में से चल रही हैं जो कि आपको थ्रेट हो सकती हैं आपके लिए। जैसे कि चैट जीपीटी जो है आजकल थ्रेड बना हुआ है लोगों के जॉब के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जांपल में समझा दिया। तो उसी तरह ये होता है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हम आगे नहीं घुसेंगे, जल्दी से खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट, नेटवर्किंग, एडवोकेसी एंड पब्लिक रिलेशन। तो मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट इज a crucial aspect of community work that involve building relationship, raising awareness, advocating for positive change. Networking, advocacy and public relations are essential strategies for engaging individuals, organizations and the broader community to support a cause or address community needs. तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपको पता ही है, नेटवर्किंग है या फिर एडवोकेसी या फिर पब्लिक रिलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इंगेज करके आप कोई बड़ा चेंज ला सकते हो कम्युनिटी में और सही चीज़ों के लिए चेंज ला सकते हो, बदलाव ला सकते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग का मतलब होता है किसी भी लोगों से मिलना, कनेक्शन बनाना और उसके हिसाब से आप कम्युनिटी में नेटवर्किंग करते हो। आइडेंटिफाई कम्युनिटी मेंबर्स, लीडर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इन्फ्लुएंसर्स हु कैन कंट्रीब्यूट और सपोर्ट टू योर कॉज और इनिशिएटिव, ठीक है। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन, नर्चर रिलेशनशिप टू फोस्टर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, एंगेजमेंट, एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एडवोकेसी मतलब एडवोकेसी इन्वॉल्व स्पीकिंग अप एंड टेकिंग एक्शन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस। अब किसी के हक में बोलना, आई मीन किसी चीज़ों पार्टिसिपेट करके बोलना, उसको इन्फ्लुएंस करना, किसी पॉलिसी या किसी भी प्रैक्टिस को, मतलब आप बोल रहे हो उसके फेवर में बोल रहे हो तो आप उसका एडवोकेसी कर रहे हो, मतलब उसकी वकालत कर रहे हो आप, तो उसको एडवोकेसी बोलते हैं। एंड इसमें है कंडक्ट रिसर्च, गैदर एविडेंस टू सपोर्ट योर कॉज और पोजीशन। जो भी चीज़ आप बोल रहे हो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। जो बोल रहे हो तो वो सही ढंग से आप बोलो, आप
फैक्ट के साथ रखो चीज़ों को, एंड engage community members and stakeholders to raise awareness, utilize various channels such as public speaking, social media। ठीक है, अपने आप जिस चीज़ के बारे में आप वकालत कर रहे हो उसको आप पब्लिक में ज़्यादा वायरल करना चाहते हो तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, बाकी चीज़ें कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। एंड है पब्लिक रिलेशन फोकस होता है प्रमोट करने का, ठीक है, इमेज और रेपुटेशन बनाने का काम होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, ये सब ज़्यादा ऐसा नहीं है, आप खुद पढ़ के समझ जाओगे। एंगेजिंग कम्युनिटी मेंबर्स में एंगेज करना है तो उसके लिए भी आपको सर्वेज कंडक्ट करना चाहिए, ग्रुप्स बनाना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट नहीं मतलब फिफ्थ है कोलाबोरेशन एंड पार्टनरशिप, कोलाबोरेट करो, पार्टनरशिप करो, इससे भी काम होता है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन, प्रॉपर मॉनिटर करो इफेक्टिवली, और सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिकेटर्स टू असेस इम्पैक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज, रेगुलर रिव्यू एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन फीडबैक एंड लेसन्स। तो ये सारी चीज़ें करके आप एक मोबिलिटी ला सकते हो कम्युनिटी में सपोर्ट के लिए और उनकी चीज़ों के लिए। तो ये रहा आपका फाइनल खत्म हुआ। ये लास्ट वाला पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये खुद भी आप समझ सकते हो, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, बोलते बोलते मेरा भी थक गया है दिमाग। तो आई होप आपको समझ में आएगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो चाहो तो, बाकी यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही लेना, ये मैंडेटरी है बिकॉज आपको ही बेनिफिट होगा इससे। फ्यूचर में बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाली हैं जो आपके बेनिफिट के लिए होंगी। एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।